हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे बीपीसीसीएचएन के एमसीक्यूज BNS 041 सब्जेक्ट कोड के ब्लॉक फर्स्ट से हमने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। आज हम थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जो भी दोस्त बीपीसीसीएचएन की ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं वो सभी ध्यान दें, आपको ये एमसीक्यूज अच्छे से याद करने हैं। और साथ ही दोस्तों वीडियो को तो लास्ट तक देखना ही देखना है, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना है ताकि वो भी एमसीक्यूज की तैयारी कर सके और बीपीसीसीएचएन की एग्जाम में किसी प्रकार की उनको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों आज की पीडीएफ के अंदर एक अच्छी बात यह है कि आपको जो एमसीक्यूज मिल रहे हैं वो दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे, यानी कि ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल ही जाएगी। साथ ही इस पीडीएफ के अंदर आपको दोनों ही लैंग्वेज में एमसीक्यूज मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे प्लस इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो कुछ जेएनएम के स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हिंदी में भी देख के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एमसीक्यूज यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों पेपर तो इंग्लिश में ही होना है, बट हिंदी में आप सिर्फ समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आज हम थर्ड एंड फोर्थ यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और फटाफट से देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आज हम थर्ड यूनिट जिसका नाम है एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, इसके पहले एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फोर्थ यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाईज टू एंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम इज ए स्टेटमेंट इज ऑफ। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिया गया और पूछा गया कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये किसके द्वारा दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है, वाटर सप्लाईज को कंट्रोल करके आप क्या कर सकते हैं, वाटर को जो वाटर सप्लाईज आपने जो कंट्रोल किया उससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि वाटर जो है वो प्योर होना चाहिए और होलसम होना चाहिए, यानी कि शुद्ध और स्वस्थ वाटर होना चाहिए। क्या करें आप, वाटर सप्लाईज को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस आप पढ़ते रहना, ऐसे ही ऑप्शंस आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन एंड ऑल द पॉल्यूशन दैट ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी माइट कॉज थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए प्रिंसिपल आपको पूछा गया है कि कौन से प्रिंसिपल के अंदर आपने ऐसा कुछ पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है, प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे फिर वो इंडिविजुअल हो चाहे फिर वो इंस्टीट्यूट हो, जिससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। मतलब पॉल्यूशन कॉज करने वाले जो भी ऑब्जेक्ट चाहे इंडिविजुअल के द्वारा छोड़े जा रहे हो या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा छोड़े जा रहे हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रोडक्शन मतलब पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ये पूरी लाइफ साइकिल के दौरान होता है ऐसा। तो ये जो प्रिंसिपल दिया गया है ये कौन से प्रिंसिपल को इंडिकेट कर रहा है, कौन से प्रिंसिपल के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे सभी प्रिंसिपल्स ही है लेकिन यहाँ पे जो आपको लाइन दी गई है ये लाइन इस प्रिंसिपल को इंडिकेट कर रही है, प्रिंसिपल ऑफ क्रेडल टू ग्रेव। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवर क्राउडेड हाउस कॉजेज, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर आप घर वगैरह बनाते हैं तो आपको कौन सी कंडीशंस हो सकती है, सिंपली आपको पूछा गया। या फिर ओवर क्राउडेड जो भी हाउस होते हैं वो क्या वहाँ पे उनको क्या क्या कॉज हो सकता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीजेज। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ओवर क्राउडेड की वजह से हो सकती है और स्किन प्रॉब्लम्स ओवर क्राउडेड हाउसेस की वजह से हो सकती हैं। तो ये जो ओवर क्राउडेड हाउस है वो क्या कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी एंड स्किन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेफ वाटर इज, आपको पूछा गया कि सेफ वाटर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। वो फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल होना चाहिए, प्लेजेंट टू टेस्ट होना चाहिए, पीने योग्य होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पीने में टेस्ट में भी अच्छा होना चाहिए, और यूजेबल टू डोमेस्टिक पर्पज, हर एक पर्सन यूज कर सके ऐसा वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन नॉर्मल सॉइल्स द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स। नॉर्मल सॉइल के अंदर जो वेल वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, वेल वगैरह बनाए जाते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है और यही क्वेश्चन बीपीसीसीएचएन की 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है और अभी भी आपको
आगे जो एग्ज़ाम्स होने वाली है या फिर अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपको पूछा जा सकता है। देखिए आपको डिस्टेंस पूछा गया है वेल एंड सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स। जो सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स और वेल है इनके बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, शुड नेवर बी लेस देन 15 मीटर, मतलब 15 मीटर से कम तो नहीं होना चाहिए इनके बीच में डिस्टेंस। यानी वेल एंड सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स के बीच में 15 मीटर डिस्टेंस तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजीजेज कॉज्ड बाय इंसेक्ट वेक्टर्स स्पेशली मॉस्किटोज दैट ब्रीड और फीड नियर वाटर आर। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया। जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, जो क्या होते हैं वाटर के पास में, जैसे गंदा पानी वगैरह एकत्रित हो गया, वहाँ पे जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज कंडीशंस कॉज करते हैं वो वेक्टर्स क्या करते हैं वहाँ पे ब्रीड करते हैं, फीड करते हैं। तो ये जो मॉस्किटोज डिजीज़ वगैरह कोज करते हैं तो इनको कौन सी डिजीज़ कहा जाता है या फिर ये कौन सी डिजीज़ होती है वेक्टर्स के द्वारा जो भी डिजीज़ कंडीशंस होती है। यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए, एक तो है वाटर वॉश्ड डिजीज़, एक है वाटर रिलेटेड डिजीज। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाटर रिलेटेड डिजीज, जो भी वेक्टर्स कॉज करते हैं डिजीज कंडीशन वो वाटर रिलेटेड डिजीज होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, डेंगू फीवर, डेंगू हो सकती है, मलेरिया हो सकता है, तो ये क्या है वाटर रिलेटेड डिजीज़ है। एक होती है वाटर वॉश्ड डिजीज़। वाटर वॉश्ड डिजीज़ के एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे कि स्कैबीज हो गया, फ्लिया हो गया, टिक बॉर्न डिजीज कंडीशंस हो गई। तो ये जो डिजीज कंडीशन है वो कैसी होती है, वाटर वॉश्ड डिजीज कंडीशंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडिस रियलाइज ऑन, आपको यहाँ पे एक टर्म दी गई है सोडिस, रियलाइज ऑन डैश 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 टू किल बैक्टीरिया। सोडिस एक मेथड है, टेक्निक है जिससे हम बैक्टीरियाज को क्या करते हैं, किल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैक्टीरियाज आप किल कर रहे हैं वाटर से, वो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, सन एनर्जी। सोडिस रियलाइज ऑन, यहाँ पे आपको फिल करनी है सन एनर्जी टू किल बैक्टीरिया। सोडिस क्या करते हैं, सोडिस के अंदर जो सन एनर्जी होती है उससे, मतलब उसके अंदर एक आप मतलब बोतल के अंदर पानी रखते हैं, जो पानी बोतल में आपने रखा है वो आपको सन मतलब धूप के अंदर रखना है, और वहाँ पे जो धूप जो लगेगी उसको, उससे वो जो भी उसके अंदर बैक्टीरियाज होंगे वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो एक सोडिस टेक्निक बोल सकते हैं या फिर सोडिस मेथड बोल सकते हैं जिससे वाटर को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेस्टेशन ऑफ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। KMnO4 आपने पढ़ा होगा, KMnO4 ये टर्म आपने पहले भी पढ़ी होगी, मतलब 11th-12th में भी आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। पोटेशियम परमैंगनेट जो यूज़ लिया जाता है डिसइंफेस्टेशन ऑफ, यानी किसको डिसइंफेस्ट करने के लिए KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डिसइंफेस्ट करने के लिए KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ लिया जाता है। दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चंस तो पूछा ही जाता है, साथ ही जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो किसको किल करता है, किसको किल करता है। तो फिर आपको करेक्ट आंसर में करना है विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा ही जो होता है उसको किल करता है KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, OTA इज यूज टू डिटरमाइन। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा तो आपको आंसर जरूर देना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑर्थोटोलेडिन आर्सेनाइट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। जो OTA टेस्ट किया जाता है किसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ फ्री कैलोरीन रेजिडुअल। यानी कि वाटर के अंदर जो फ्री कैलोरीन है उसकी अमाउंट चेक की जाती है OTA टेस्ट से, कि इसमें फ्री कैलोरीन है कि नहीं है, ये सब कुछ चेक करने के लिए OTA टेस्ट किया जाता है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि जो OTA टेस्ट के दौरान रिएजेंट यूज़ किया जाता है वाटर से, मतलब कैलोरीन आपको चेक करनी है, जो क्लोरीन है वो आपको चेक करनी है। तो जब आप OTA का जो रिजेंट आप यूज़ करेंगे, जब OTA आप कर रहे हैं तो उस दौरान जो रिजेंट आप यूज़ कर रहे हैं वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो वाटर का कैसा कलर आएगा, मतलब उसके अंदर कैलोरीन जो क्लोरीन है अगर वो प्रेजेंट है तो वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, आपको कलर बताना है, कलर कैसा हो जाएगा, कमेंट करके आपको आंसर जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिड रेन इज ए ग्लोबल इफेक्ट ऑफ। जो एसिड रेन होती है वो ग्लोबली किसको अफेक्ट करती है या किसे अफेक्ट करती है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, एयर पॉल्यूशन। एसिड रेन जो है वो ग्लोबली एयर पॉल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा कोज करती है। ग्लोबल जो इफेक्ट इसका होता है वो क्या होता है, एयर पॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या कॉज करती है, तो यहाँ पर आपको आंसर करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ क्लाइमेट, रिड्यूस फूड प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड सी लेवल रिजल्टिंग फ्लड्स। तो ये जो सभी कंडीशन है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन इज ए टाइप ऑफ, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो हेक्साक्लोरोबेंजीन है वो किसका टाइप है, यहाँ पर आपको आंसर में करना है ऑप्शन ए, POPS। जो POPS है इसका क्या है, ये हेक्साक्लोरोबेंजीन टाइप है। दोस्तों आपको ये बताना है कि जो POPS है इसकी फुल फॉर्म होती क्या है, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। एक तो OTA से पूछा है, एक दूसरा क्वेश्चन POP से आपको पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेस्टिसाइड्स मेनली एंटर इनटू फूड प्रोडक्ट्स ड्यू टू, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो मेनली फूड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर एंटर हो जाते हैं, किससे, मतलब क्या कारण है कि ये जो फूड प्रोडक्ट्स के अंदर पेस्टिसाइड्स होते हैं वो मेनली एंटर हो जाते हैं। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड वेटिंग पीरियड्स, नेक्स्ट यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स, नेक्स्ट रॉन्ग एडवाइस एंड सप्लाई टू पेस्टिसाइड्स टू द फार्मर बाई पेस्टिसाइड्स डीलर्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करना, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी जो ऑप्शंस आपको दिए गए ये सभी क्या करते हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स एंटर होता है फूड प्रोडक्ट्स के अंदर उसके सभी क्या है, कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इज, आपको पूछा गया है इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट जो फिजिकल एनवायरनमेंट का होता है वो आपको बताना है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए, एयर, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। फिजिकल एनवायरनमेंट का इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट होता है एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्टिलाइजर इज ए सोर्स ऑफ, फर्टिलाइजर जो है वो किसका सोर्स है, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल सोर्स। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन बेल्ट इज ए रिमेडी फॉर, जो ग्रीन बेल्ट है वो किसके लिए यूज किया जाता है या फिर किसको रोकने के लिए ग्रीन बेल्ट जो टर्म दी गई है वो बनाई गई है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, एयर पॉल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए ग्रीन बेल्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, या फिर ग्रीन बेल्ट जो होता है उससे हम एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इसका जो लोगो होता है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल डंग, क्रॉप रेजिड्यूज, ग्रास एंड लीव्स आर, जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ये कौन से वेस्ट का टाइप है, ये आपको सिंपली पूछा गया है। एनिमल डंग, क्रॉप रेजिड्यूज, ग्रास एंड लीव्स। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, एग्रीकल्चरल वेस्ट। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ऑप्शन बी। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ से 2020 में क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं, तो वहाँ पर आपको आंसर में करना है फिर ऑप्शन बी, एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसमें सॉइल के अंदर। तो यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल की अगर आपको पूछे कि कौन से वेस्ट होते हैं तो आपको एग्रीकल्चर वेस्ट करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्लज, अगर स्लज का डिस्पोजल इम्प्रॉपर हो रहा है तो उसकी वजह से क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इंक्लूड द पोटेंशियल टू कंटामिनेट द सोइल, pollute water sources and create favorable breeding conditions फॉर डिजीज वेक्टर्स। यानी जो तीन आपको कंडीशंस दी गई तीनों ही अगर इम्प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है स्लज तो उसकी वजह से ये सभी डिसएडवांटेज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैरियज सैनिटेशन सिस्टम इज यूज, जो कैरियज सैनिटेशन सिस्टम है वो किस में यूज लिया जाता है। यहाँ पर आपको आंसर में कर देना ऑप्शन फर्स्ट, सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में यूज लेते हैं कैरियज सैनिटेशन सिस्टम। दोस्तों ये थी थर्ड यूनिट, अब हम फोर्थ यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फोर्थ जो यूनिट है उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, एपिडेमियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है, इन द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिटर्मिनेंट्स जनरली इंक्लूड्स, जो एपिडेमियोलॉजी के डेफिनेशन के अंदर आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं, जो डिटर्मिनेंट्स है वो किसको इंडिकेट करता है, फिर इसके अंदर मेनली जनरली किसको इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी,
कॉजेज। जो कॉजेज है वो डिटर्मिनेंट्स के मतलब जो डिटर्मिनेंट्स है उसके लिए जनरली इसको इंक्लूड किया गया है कॉजेज को। जो आप एपिडेमियोलॉजी के अंदर डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें आप डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट्स है उसका मतलब होता है कॉजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिडेमियोलॉजी एज डिफाइंड इन दिस लेसन वुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यानी जो एपिडेमियोलॉजी की आप इस लेसन के अंदर जो डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके अंदर सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की गई है। जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो उनमें से मतलब सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की गई है। यहाँ पर आपको एक जो एक्टिविटीज़ है वो बतानी है। ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आप पढ़ लीजिए, ऑप्शन सेकंड भी आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी ये जो तीनों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तीनों ही ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं। ये तीनों ही एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर जो एक्टिविटीज़ दी गई है उनको इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। जो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस है उसके अंदर सभी एक्टिविटीज़ क्या की गई है, इंक्लूड की गई है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं तीनों ही ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। जो तीनों ही ऑप्शंस है ये पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हॉलमार्क फीचर ऑफ एन एनालिटिक एपिडेमियोलॉजिक स्टडी इज, चूज वन बेस्ट आंसर। देखिए आपको हॉलमार्क फीचर पूछा गया है एनालिटिक एपिडेमियोलॉजिक स्टडी का। यहाँ पर आपको ये वैसे तो सभी आंसर्स है लेकिन आपको एक बेस्ट आंसर चूज करना है। एनालिटिक एपिडेमियोलॉजिक स्टडी का हॉलमार्क फीचर आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, यूज ऑफ एन एप्रोप्रिएट कंपेरिजन ग्रुप। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेयरिंग नंबर्स एंड रेट्स ऑफ इलनेस इन ए कम्युनिटी रेट आर प्रिफर्ड फॉर, चूज वन बेस्ट आंसर। यहाँ पर भी आपको एक बेस्ट आंसर चूज करना है कि उसमें क्या पूछा आपको, कंपेयरिंग नंबर्स एंड रेट ऑफ इलनेस। जो इलनेस है उसके कंपेयरिंग मतलब उसमें कंपेरिजन करना है नंबर्स में और रेट्स में। कम्युनिटी के अंदर कितने इलनेस हो रहे हैं उसके नंबर्स और रेट्स आपको क्या करनी है, कंपैरिजन करनी है। तो ये जो रेट है वो किसको प्रीफर करती है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, एस्टिमेटिंग सब ग्रुप्स एट हाईएस्ट रिस्क। जो सब ग्रुप्स होते हैं जो हाईएस्ट रिस्क पे होते हैं उनकी एस्टिमेट को प्रीफर करती है रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when analyzing surveillance data by age which of the following age groups is preferred, choose one best answer। यहाँ पर भी आपको बेस्ट आंसर चूज करना है। देखिए जो एनालाइजिंग सर्विलेंस डाटाज है जो आप एज के थ्रू कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछी गई है कि कौन सी एज ग्रुप आप प्रीफर करेंगे। यहाँ पे एज दे रखी है दोस्तों। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी, डिपेंड्स ऑन द डिजीज। डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी एज के ग्रुप से आपको एनालाइज करना है सर्विलेंस डाटाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टडी इन विच चिल्ड्रन आर रैंडमली असाइंड टू रिसीव आइदर ए न्यूली फॉर्मुलेटेड वैक्सीन और द करंटली अवेलेबल वैक्सीन एंड आर फॉलोड टू monitor for side effects and effectiveness of each vaccine is an example of which type of study। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी वैक्सीनेशन भी चल रहा है और ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और जब RUHS एग्जाम लेता है तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा डालता है, रिसर्च के, कम्युनिटी के और जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसके MCQs वैसे भी ज़्यादा डाले जाते हैं। आप सभी को पता ही होगा जो RUHS है उसके MSc के अगर आपने पेपर्स पढ़े हैं तो वहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्टडी कर रहे हैं बच्चों की रैंडमली जिसमें जो न्यू वैक्सीन बनी है, जो अभी अभी बनी है, करंटली जो वैक्सीन अवेलेबल हुई है उसको जो साइड इफेक्ट वगैरह है वो मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस वगैरह जांच रहे हैं। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, ये कौन सी स्टडी का ये टाइप है, ये आपको पूछा गया है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ए एंड बी, यानी जो एक्सपेरिमेंटल है और क्लिनिकल ट्रायल। देखिए यहाँ पे जो न्यूली वैक्सीन बनी है जो अभी अभी मार्केट में अवेलेबल हुई है उसके साइड इफेक्ट्स चेक कर रहे हैं, यानी कि इस पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चेक कर रहे हैं। साथ ही इफेक्टिवनेस ऑफ ईच वैक्सीन, ये जो वैक्सीन बनी है इसकी इफेक्टिवनेस भी चेक कर रहे हैं कि क्या ये काम करती है कि नहीं करती है। तो ये क्या हो गया, क्लिनिकल ट्रायल। तो यहाँ पे ये जो टाइप आपको पूछा गया कि किस टाइप का ये एग्जाम्पल है तो यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन डी,
ए एंड बी, एक्सपेरिमेंटल टाइप एंड क्लिनिकल ट्रायल टाइप का ये स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कोहर्ट स्टडी डिफर्स फ्रॉम ए केस कंट्रोल स्टडी इन दैट। देखिए कोहर्ट स्टडी या फिर केस कंट्रोल स्टडी से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन ए। यहाँ पे कोहर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी में डिफरेंस पूछा है कि कौन सा है स्टेटमेंट जो कोहर्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी में डिफरेंस बता रहा है। सब्जेक्ट्स आर एनरोल्ड और कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपोजर स्टेटस इन ए कोहर्ट स्टडी बट नॉट ए केस कंट्रोल स्टडी। जो सब्जेक्ट्स एनरोल्ड होते हैं, जो कैटेगरी वाइज जो भी बेसिस पे एक्सपोजर स्टेटस को क्या करते हैं आप मतलब एनरोल करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो तो कोहर्ट स्टडी के अंदर आप इसको इंक्लूड करते हैं। लेकिन केस कंट्रोल स्टडी के अंदर ऐसा नहीं होता, मतलब कैटेगराइज बेसिस पे कोई भी एक्सपोजर स्टेटस है उसकी स्टडी नहीं की जाती, लेकिन कोहर्ट स्टडी में की जाती है। तो ये सिंपली आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ डिजीज कॉजेशन रेफर्स टू। चूज वन बेस्ट आंसर, आपको एक बेस्ट आंसर चूज करना है। यहाँ पे आपको पूछा है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, जो डिजीज कॉजेशन मतलब डिजीज कॉज करते हैं, वो जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में आपने पढ़ा है वो आपको बताना है। ये 2020 में बीपीसीसीएचएन के एग्जाम में पूछा हुआ है, मैंने आपको पेपर में भी बताया है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट एजेंट होस्ट एनवायरमेंट। एजेंट होस्ट एंड एनवायरमेंट ये क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज आर। देखिए डायरेक्ट मोड आपको पूछा गया है कि जो भी डिजीज कंडीशन है उसको डायरेक्टली अगर वो ट्रांसमिट हो रही है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल पूछा है कि कौन सा एग्जांपल है जो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन का है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ट्रांसप्लेसेंटल। मदर टू फिटस में जो भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं वो क्या है, डायरेक्ट मोड से होते हैं, मतलब डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है डिजीज कंडीशन ट्रांसमिट होने का। बाकी जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ये इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डिजीज का, व्हीकल बॉर्न, फूड बॉर्न एंड वेक्टर बॉर्न। दोस्तों ये थे अपने जो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है उसके एमसीक्यूज, ये कंप्लीट वैसे हो चुके हैं और ये आपको पीडीएफ के अंदर और भी मिलेंगे। दोस्तों आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। साथ ही यहाँ पे जो और आपको यहाँ पे लिंक वगैरह दे रखी है ये भी आप ओपन करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में आप वैसे ऐड हो ही जाओगे ताकि आपको ये पीडीएफ वगैरह सभी मिल सके। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर के CHOs के भी जो भी पेपर्स हुए हैं वो सभी आपको इस लिंक से मिल जाएंगे। और जो एनक्लेक्स बेस्ड MCQs जो और अदर तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। कुछ गोल्डन की पॉइंट्स जो CHO से रिगार्डिंग है, यानी कि बहुत ही अच्छे अच्छे गोल्डन की पॉइंट्स बनाए हुए हैं वो आपको इस प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों ये भी आपको देखने हैं और यहाँ पे हिंदी में जो MCQs है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो यहाँ से आप पढ़ के भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ और नई यूनिट के साथ में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।